आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बजने को है, वक्त हो गया है राजधर्म का। चंदा चोरी मामले में सीएम योगी ने कहा था कि 15 दिन इंतजार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद वैसा ही होता दिख रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। एफआईआर और योगी की सख्ती के बाद एक्शन में तेजी आ गई है। अब तक गिरफ्तार किए गए 8 में किसका क्या रोल है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर की कॉपी इंडिया टीवी को मिल गई है। अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में कल ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 8 के खिलाफ नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। एफआईआर में चंदे और चढ़ावे में चोरी का जिक्र है। गवाहों के बयान है, डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कर्मचारियों के द्वारा चढ़ावा चोरी की बात की गई है। तो एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं जो इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव है, और इस एफआईआर में कई गंभीर धाराओं का जिक्र है। अभय पराशा अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, एफआईआर की पूरी कॉपी है हमारे पास। 8 धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, 1 अज्ञात भी है इसमें, वो कौन है? और इसके साथ साथ ये जो धाराएं हैं, कितनी गंभीर ये धाराएं हैं और क्या सजा इन धाराओं के तहत इनको हो सकती है? देखिए, बिल्कुल गौनिका, बेहद गंभीर धाराएं हैं। धाराएं सरकारी पद पर होके उसका दुरुपयोग करके चोरी करना, चोरी किए हुए पैसों से पूंजी बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, इसके साथ ही कॉमन इंटेंशन और आपराधिक साजिश रचना, ये गैर जमानती धाराएं हैं। तुरंत इसमें जमानत नहीं होगी। तो ये जो 8 नामजद आरोपी हैं, अब इनकी राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। ताजा अपडेट बताने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं गौनिका। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मौजूद है, अयोध्या के अंदर, जो आपको यहां पर पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही होगी। अब से महज कुछ ही देरों में 8 आरोपी, जिसमें मुख्य आरोपी टिन्नू, लवकुश, अनुकल्प, जितने भी नामजद 8 आरोपी हैं, उनको यहां से सीधा आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसी वजह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक, क्योंकि आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहां पर बैठे हुए हैं, तो न्यायिक हिरासत में आज भेजा जाएगा, यानी कि जेल भेजा जाएगा 8 आरोपियों को। इसके बाद 1 दिन बाद पुलिस इनकी रिमांड लेने के लिए एक रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाएगी, ताकि इनकी फिर जो रेगुलर जज हैं उनसे इनकी रिमांड मिल जाए और रिमांड लेने के बाद इनसे पूछताछ का सिलसिला जारी हो। गौनिका, जो एफआईआर की कॉपी है जो कि इंडिया टीवी के पास मौजूद है, उस एफआईआर को जो एसआईटी ने जांच की थी, उसके तहत जो यहां के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनकी तरफ से पुलिस को जो शिकायत दी गई थी, उसके अंदर ये साफ तौर पर कहा गया था, राम जन्मभूमि की चढ़ावा धनराशि की गणना के संबंध में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के अनुरोध पर गठित विशेष जांच दल, यानी कि एसआईटी की जो जांच हुई है, उसके परीक्षण से यह लगता है कि यहां पर चढ़ावा धनराशि की चोरी आपराधिक ढंग से की गई है। इसके साथ ही यह भी बताया गया था कि न केवल चढ़ावा, बल्कि जो दान पात्र थे उनमें से गबन किया गया, उनमें से चोरी की गई और नाम दिए गए। जो 8 नाम हैं उन सबके नाम दिए गए और ये कहा गया कि ये सभी 8 नामजद जो आरोपी हैं, ये इस पूरी चोरी के अंदर शामिल हैं। हालांकि मुख्य तौर पर टिन्नू, लेकिन टिन्नू के अलावा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, शिकायत में बताया गया अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, साथ ही सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस ने जो श्री राम मंदिर पुलिस स्टेशन है, वहां पर बीएनएस की ये सभी धाराएं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, चोरी और आय अर्जित करना और कॉन्स्पिरेसी और साथ ही कॉमन इंटेंशन के तहत इन 8 के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। जो 1 आरोपी अज्ञात है, वो अज्ञात इसीलिए इस एफआईआर के अंदर जोड़ा गया है कि अब जब इन सभी से पूछताछ होगी, जब इनको कस्टडी में लिया जाएगा, इनसे गहन पूछताछ होगी, इनके मनी ट्रेल्स चेक किए जाएंगे, तो और कौन कौन से आरोपियों को एफआईआर में जोड़ा जा सकता है। ये वही अज्ञात लोग होंगे जिनका जिक्र इनसे पूछताछ में टेक्निकल एविडेंस के बाद सामने आएगा। क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अभी जो जानकारी मिली है कि उन्होंने जैसे इस्तीफा दे दिया है। टिन्नू चंपत राय के बहुत करीबी है, तो क्या ऐसा संभव है कि टिन्नू किसी से यह बात शेयर ना कर रहा हो, किसी को जानकारी ना हो? क्योंकि पता चला है कि चंपत राय को जानकारी भी थी, उन्होंने अपनी एक इंटरनल जांच भी शुरू करवाई थी। तो अब जो सबूत मिलेंगे, क्योंकि अभी पहले इन 8 आरोपियों के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, आज शाम तक पुलिस की तरफ से एक ब्यौरा दिया जा सकता है कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है 8,
उनमें कितनी रिकवरी हुई है। 70 से 80 लाख रुपए की रिकवरी 2 दिन के अंदर हमारी जानकारी में है पुलिस सूत्रों के मुताबिक। और इन सबके खिलाफ एविडेंस जब मिल जाएंगे तो इनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, क्या ट्रस्ट के और कुछ वरिष्ठ लोग भी इस एफआईआर के अंदर आएंगे, क्या उनका नाम भी आएगा, इसी को लेकर अभी तमाम चीजें चल रही हैं। एसआईटी और जिस तरीके की आपराधिक धाराएं हैं और उसके तहत आप जैसे कह रहे हैं कि गैर जमानती है, जमानत मिलने का भी चांस नहीं है, इसके साथ साथ आपराधिक षड्यंत्र है, विश्वासघात है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, एक अज्ञात है और बाकी लोग भी अब जांच के दायरे में धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं पहले चंपत राय के करीबी टिन्नू समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद सभी 8 की गिरफ्तारी हुई है। और अब चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और प्रमुख ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को इस्तीफा सौंप दिया है। तो वहीं मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। चंपत राय के बाद ट्रस्ट में अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही कद था। 19 जून को जब योगी अयोध्या दौरे पर गए थे तब चंपत राय को उनके कार्यक्रम से दूर रखा गया था। तब से ही ये कयास लग रहे थे कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर गाज गिरना तय है और ठीक वैसा ही हुआ। पहले चंपत राय का करीबी रामशंकर मिश्रा उर्फ टिन्नू यादव गिरफ्तार हुआ और अब चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी इस्तीफा देना पड़ा। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। एक तरफ अयोध्या पुलिस चंदा चोरी के मामले में एक्शन कर रही है तो वहीं चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें 70 बार चंदा चोरी की गई है। यानी कि 39 दिनों का जो सीसीटीवी फुटेज एसआईटी ने चेक किया है उसमें 70 बार चंदा चोरी होते हुए दिखा है। सोचिए, तो सीसीटीवी में पकड़ा गया है, जहां पर सीसीटीवी नहीं था वहां से कितना माल उड़ाया गया होगा। क्योंकि एसआईटी ने अपनी जांच में माना है कि राम मंदिर में सीसीटीवी कवरेज पर्याप्त नहीं था। एसआईटी को कैश की गिनती के डॉक्यूमेंट्स में भी गड़बड़ी मिली है। एसआईटी को चढ़ावे की गिनती और मैनेजमेंट में खामी मिली है और चंदा की ऑडिट रिपोर्ट में भी गड़बड़ी मिली है। यानी कि इस मामले में अभी और कई लोग नपेंगे। अभी तो सिर्फ 8 और 2 यानी कि कुल 10 लोग ही नपे हैं, लेकिन ये लिस्ट 80 तक भी जा सकती है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ विशाल प्रताप सिंह अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, नैतिकता पर कहा गया है कि इस्तीफा दिया गया है नैतिक आधार पर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अगर आपको नैतिकता पर इस्तीफा देना होता तो आप कई दिन पहले दे देते। 10 दिन पहले जब एसआईटी की जांच शुरू हुई थी। ये तो दबाव है, क्योंकि जांच के दौरान भी आप कई कार्यक्रम में दिखे हैं चंपत राय, और इसके अलावा और कितने लोग हैं जो इस्तीफे की इस कड़ी में आगे जुड़ सकते हैं? देखिए गोनिका, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि अगर नैतिकता के आधार पे ही इस्तीफा देना था तो ये इस्तीफा देने की जो टाइमलाइन है वो काफी पहले होनी चाहिए थी। वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, जिस तरीके से एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की इनिशियल जांच में बात पता लगी कि चंपत राय को जब इस बात की जानकारी होती है, वो अपने लोगों के साथ, पुलिस के साथ, ट्रस्ट के लोगों के साथ अनुकल्प मिश्रा के घर पे जाते हैं, लव कुश मिश्रा के घर पे जाते हैं, वहां कैश की बरामदगी होती है। तो सवाल ये उठता है कि उस समय ट्रस्ट की बैठक बुला करके
उस समय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, मामला उस समय पुलिस को क्यों नहीं दिया गया, मामला उस समय पुलिस को देने के बाद इस्तीफा अगर देना था नैतिकता के आधार पर तो शायद उस समय दिए जाने का सही वक्त था। लेकिन ये जो वक्त है इसमें एफआईआर हो गई है, चंपत राय के बेहद करीबियों की गिरफ्तारी हो गई है। एसआईटी ने अपने प्रारंभिक जांच में न सिर्फ एविडेंसेस को कलेक्ट किया है बल्कि वो सबूत भी उनके पास आ गए हैं जो साफ दिखाते हैं कि चंपत राय के बेहद करीबी लोग टिन्नू यादव का भतीजा और उनके द्वारा रखे गए लोग किस तरीके से ट्रस्ट की इस पूरे गड़बड़ झाला में शामिल थे। ये बताता है कि इस पूरे मामले में अभी भी जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और बढ़ेगा और भी लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि जो एफआईआर में 8 नामजद लोग हैं उसके अलावा 9वें शख्स का जिक्र है और वो है अज्ञात। यानी कि पुलिस को, एसआईटी को इस बात का पूरा भरोसा है, ट्रस्ट को भी इस बात का भरोसा है कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगे, उनकी भूमिका सामने आएगी। मनी ट्रेल जब पता लगेगा कि जिन लोगों ने पैसों की चोरी की थी, चंदे की चोरी की थी, उन्होंने अपने पैसे को किसके पास खपाया है, कहां पे इन्वेस्ट किया है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है और किन लोगों ने ये जानने के बाद कि ये राम मंदिर की चोरी का पैसा है, इसके बावजूद इन लोगों की मदद की है, तो जाहिर बात है चोरी का जो काम करता है वो तो नपता ही नपता है। चोरी के काम को जो सधाता है, यानी कि उस पैसे को जो अपने पास इन्वेस्ट करता है, लगाता है या चोरी करने में और उसके बाद ठिकाने लगाने में मदद करता है, वो भी कॉन्स्पिरेसी में फंसता है। 120 के तहत वो भी मुल्जिम बनाया जाता है। तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन की महज शुरुआत है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन एसआईटी और अयोध्या पुलिस का आगे बढ़ेगा, चौंकाने वाले खुलासे होंगे, चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। और जो सीसीटीवी का इशारा किया जा रहा है कि 70 बार चोरी करते हुए लोग इसमें नजर आए हैं, तो हमारे पास जो जानकारी है गौनिका, उसके मुताबिक वहां अंदर मौजूद लोगों को अच्छे से पता था कि सीसीटीवी की प्लेसमेंट क्या है, इसीलिए वो सीसीटीवी के सामने खड़े होकर के बिल्कुल विशाल, सवाल यही है कि ये तो 70 दिन का, ये तो पिछले कुछ 39 दिन का जो सीसीटीवी जिसमें 70 बार आप पकड़े गए हैं, इससे पहले का भी सीसीटीवी जो है बैकअप शायद मिला ही नहीं है एसआईटी को, और अगर उससे पहले के सीसीटीवी को चेक किया जाता है तो पता नहीं कितनी बार चोरी की गई। आप बने रहे हमारे साथ। वही चंदा चोरी में एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी के बाद योगी पहली बार देवरिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या हम सबकी आस्था का प्रतीक है, अयोध्या पर आक्षेप मत करो, श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। मैंने कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। एसआईटी रिपोर्ट आई है और कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी के दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा,
राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। चंदा चोरी मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि 8 किरदार अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें किरदार नंबर 1 है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। तो वहीं टिन्नू यादव, जिसे अयोध्या में लोग टिन्नू महाराज कहकर पुकारते थे, जो चंपत राय का बेहद करीबी था। टिन्नू का कद इतना बड़ा था कि गणना प्रक्रिया की देखरेख और मंदिर की हर व्यवस्था में उसका हस्तक्षेप था। गणना कक्ष और दान पात्रों की चाबी इसी के पास ही रहती थी। चढ़ावा चोरी में यह अहम किरदार है। जो टिन्नू यादव कभी ऑटो चलाकर पेट पालता था, उसके पास आज 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। उसका रसूख का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि राम मंदिर की चाबी उसके पास ही रहती थी। वहीं दूसरा किरदार है अनुकल्प मिश्रा, जो अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है और लवकुश मिश्रा का बहनोई है। वो चढ़ावा की गिनती करता था। उसके घर से चोरी की रकम बरामद हुई। गांव में उसका फार्म हाउस बनवा रखा था उसने। लवकुश की नौकरी इसी ने लगवाई थी। तो एक के बाद एक कड़ियां लगातार इन किरदारों में जुड़ती जा रही हैं। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभय और विशाल। टिन्नू यादव, सोचिए, जो ऑटो चला रहा है उसको निगरानी दे दी जाती है, वो काउंटिंग का वो देखरेख करने वाला मुख्य बन जाता है, मुखिया बन जाता है। कैसे इतनी ताकत इसको दे दी जाती है? देखिए गोनिका, यही वो सवाल है जो एसआईटी के सामने भी चुनौती है, अयोध्या पुलिस के सामने भी चुनौती है, और यही चुनौती अयोध्या के लोगों के सामने ही बनी हुई थी। क्योंकि जो भी लोग मंदिर में पहुंचते थे, चाहे वो दर्शन करने पहुंचे, चाहे वो किसी और चीजों की वजह से पहुंचे, सभी के पास इस बात की जानकारी होती थी कि यहाँ का अगर सबसे कोई प्रभावशाली आदमी है तो वो है टिन्नू यादव, यानी कि टिन्नू महाराज। अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं, टिन्नू महाराज से संपर्क कीजिए। अगर आपको आरती में भाग लेना है, टिन्नू महाराज से संपर्क कीजिए। अगर आपका पास नहीं बन पाया है तो भी टिन्नू महाराज लोगों की मदद करता था, और मदद ऐसे वैसे नहीं करता था। निःशुल्क पास के पैसे लिए जाते थे, 1000 में लिए जाते थे, लाख में लिए जाते थे, कितने लिए जाते थे, इस बात का कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन जो धन्ना सेठ यहां पर आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, सभी लोग जानते थे कि टिन्नू यादव यानी कि टिन्नू महाराज की जो अहमियत है वो अयोध्या में, वो अयोध्या के राम मंदिर में कितनी ज्यादा है। उसी के पास सारे पेटिकाओं की न सिर्फ चाबियां होती थी, बल्कि हर जगह उसका एक्सेस तब होता था जब तो ना वो ट्रस्टी था, ना तो वो ट्रस्ट का सदस्य था, और ना ही उसके ऊपर किसी भी तरीके की बड़ी जिम्मेदारी थी। सिर्फ और सिर्फ वो एक सेवादार था, चंपत राय का करीबी था, और चूंकि चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे, उस नाते टिन्नू यादव की जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा खास हो गई थी। और इसी का फायदा टिन्नू यादव ने संभवतः उठाया, न सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने में, बल्कि उन सभी जगहों में चोरी करने में, डकैती डालने में, जहां पर लोगों की आस्था का चढ़ावा आता है। देश विदेश से जो भक्त यहाँ पर आते थे, राम मंदिर में दर्शन करते थे, अपनी तरफ से आपके मंदिर में टूटी बोलती थी, टिन्नू यादव को टिन्नू महाराज कहकर बुला रहे, जो ऑटो वाला जिसकी 50 करोड़ की संपत्ति बन जाती है। और जब जांच शुरू हुई थी तो किस तरीके से टिन्नू यादव ने कहा था कि उसने संपत्ति सिर्फ ऑटो के पैसों से बनाई है। अब इस पूरे मामले में तीसरा किरदार की बात करते हैं, जो है लवकुश मिश्रा, जो अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा का भी ये साला है, और लवकुश भी चढ़ावे की गणना में ड्यूटी करता था। इसके घर से चोरी की राशि बरामद की गई है। इसके घर से गोबर के ढेर से पैसे मिले हैं। ये फैजाबाद में अपना घर बनवा रहा था। अब चौथे किरदार की बात करते हैं, मनीष यादव, जो टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू ने ही मनीष यादव की नौकरी लगवाई थी। मनीष की ड्यूटी भी कैश गिनने में ही लगाई गई थी। मनीष के घर से भी चोरी का पैसा बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर 36 लाख रुपए बरामद होने की खबर है। और अभी अभी ये भी खुलासा हुआ है कि मनीष यादव को सीसीटीवी में कई बार चोरी करते हुए देखा गया, लेकिन टिन्नू का भतीजा होने की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब है इस पूरे मामले में ये जो टाइमलाइन सामने आ रही है, जिसमें 27 अप्रैल से लेकर अगर हम कहें 5 जून तक का, ये इसमें 70 बार चोरी हुई है। इससे पहले का क्या बैकअप नहीं मिला है एसआईटी को, या फिर उसकी जांच अभी चल रही है? और क्योंकि मंदिर का कंस्ट्रक्शन 2024 पे, जो पहली ओपनिंग हुई थी वो 2024 पे हुई थी, तब से लेकर अब तक लगभग 2.5 साल में कितनी बार चोरी हुई होगी? क्या उसका सीसीटीवी मिल पाया एसआईटी को?
देखिए, बैकअप पुराना नहीं मिला है जो सूत्र बता रहे हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इतने आसान तरीके से टिन्नू यादव की इतनी ज्यादा तूती बोलती थी, 70 बार तो सीसीटीवी में कैद हुए हैं अप्रैल से लेकर अभी जून के महीने तक की जो अब तक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है उसमें 70 बार दिखाई दे रहा है कि यही लोग, जिसमें मनीष यादव भी है, मनीष यादव सबसे ज्यादा बार चोरी करता हुआ नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, जो कि एसआईटी के हाथ लगी है। इससे पहले भी कई बार यहां पर चोरी हुई होगी, क्योंकि जो अनियमितताएं हैं, जो रजिस्टर में दान पात्र की जो तमाम पूरी की पूरी एक लेखा जोखा होना चाहिए था, उसमें कमी एसआईटी की फाइंडिंग्स में पाई गई है। इसके साथ ही यह भी पता लगा है कि पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे, जितने बड़े स्पेस में जहां पर नोटों को गिना जाता था वहां पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए ही नहीं गए थे। अब जब सीसीटीवी कैमरों के सामने ओपनली इतनी चोरी हो रही है, इसका मतलब सबको पता था कि टिन्नू यादव का दबदबा है, मनीष यादव टिन्नू यादव का रिश्तेदार है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा चलना, और क्या यह बात ऊपर तक ट्रस्ट में किसी को नहीं पता थी, यही बात हजम होने वाली नहीं है। इसीलिए आज जो 8 आरोपी कोर्ट में पेश किए जाएंगे, जब इनकी मनी ट्रेल निकाली जाएगी, ऑटो चलाने से इतनी ज्यादा संपत्ति किसी की बनते हुए नहीं देखी, ये बात डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। तो टिन्नू यादव ने अपने टिन्नू यादव के कहने पे सेवादार, कैशियर सबको अपॉइंट यही किया करता था। ना तरीके से रिकमेंडेशंस पर ये रखे जाते हैं, क्या जांच नहीं की गई, पूरी वेरिफिकेशन उनकी नहीं की गई, और यही वजह है कि मामला इतना आगे बढ़ गया कि 70 बार 39 दिन में चोरी होती है। आप बने रहे हमारे साथ दोनों। वही चोरी में हम 5वां किरदार है सुभाष श्रीवास्तव, जो कि एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था। दान की चोरी में सुभाष श्रीवास्तव की अहम भूमिका थी। सुभाष श्रीवास्तव ने ही चोरी के खेल में बाकी लोगों को जोड़ा था। काउंटिंग में ड्यूटी लगाने के लिए लोगों की जांच करने का जिम्मा भी सुभाष के पास ही था। इसी की निगरानी में चंदे की गिनती होती थी। अब छठे किरदार की बात करते हैं, जो है अविनाश शुक्ला, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वो भी चढ़ावे की गणना में ड्यूटी करता था। बताया जाता है कि उसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो लगातार बरामदगी इन लोगों से हो रही है। विशाल, इस पूरे मामले में एक ऑडिट रिपोर्ट, जो 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट है 2022 से लेकर 2025 तक, इस रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल एसआईटी ने उठाए हैं। इसमें कई कमियां पाई गई हैं। मंदिर की ओपनिंग से पहले ही ये जो ऑडिट रिपोर्ट थी, इनमें भी कई खामियां हैं। इनको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया। क्या क्या खामियां इस पे दिखी हैं? देखिए, जो एसआईटी ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट दी है गोनिका, उसमें जो खामियां का जिक्र है वो अपने आप में दर्शाता है कि जो ऑडिट हो रहा था, जो चीज़ों का मिलान हो रहा था, जो कैश की गणना हो रही थी, और साथ ही साथ जो आभूषण यानी कि गहने यानी कि सोना चांदी जो भक्तों के जरिए राम मंदिर परिसर में आ रहा था, उनको जो रिसीविंग देने का जो तरीका था वो सही नहीं था। इसके अलावा जो चीज़ें आ रही थी, जो ट्रस्ट के माध्यम से आ रही थी, सभी चीज़ों को न सिर्फ रिसीविंग के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा था, बल्कि लगातार संपर्क करने के बावजूद भी उनको कोई सही रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था, जिसका कि कोई लेखा जोखा फिलहाल ट्रस्ट के पास मौजूद नहीं है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह बात एसआईटी के सामने भी पहुंची है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा के कंट्रोल रूम है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर जो बैकअप था वो मात्र 45 दिनों का था। अगर इतनी सेंसिटिव जोन में, इतनी सेंसिटिव जगह पर अगर बैकअप जोन जो है वो सिर्फ 45 दिनों का है, तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम 2 महीने पहले की बात करेंगे, 3 महीने पहले की बात करेंगे, तो डेटा को रिट्रीव करने में न सिर्फ एसआईटी को बल्कि अच्छे खासे टेक्निकल एक्सपर्ट को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और जो मंदिर के अंदर सीसीटीवी लगे हुए थे, उनकी जो पोजीशन है, उनकी पोजीशनिंग को लेकर के भी एसआईटी ने अपनी जो फर्स्ट रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट है, उसमें भी सवाल उठाए हैं कि जो पोजीशनिंग की गई है वो बहुत बेहतर नहीं की गई है। क्योंकि अगर सारे लोगों पर आपको निगाह रखनी है और निगरानी करने वालों पर निगरानी रखनी है, तो जो सीसीटीवी का मूवमेंट होना चाहिए था वो बेहतर नहीं था, वो पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर चोरी करने वाले ही सारी तरीके से चीजों को मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, तो ऐसी कमियां दिखेंगी ही, चाहे वो सीसीटीवी का मूवमेंट हो, सीसीटीवी का बैकअप हो, या इसके अलावा जो रिकमेंडेशन पर जिन लोगों को रखा गया है, और वही लोग इस सारे पूरे घपले में, पूरी चोरी में शामिल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही राम भक्तों ने मंदिर में जो चंदा चढ़ाया, उसकी चोरी में एक और अहम किरदार है, वो है करुणेश पांडे। करुणेश पांडे अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के साथ दान राशि की चोरी की साजिश में शामिल था। वो चढ़ावे की गिनती करने की ड्यूटी करता था। रमाशंकर भी इस पूरे मामले में चढ़ावे की गिनती में शामिल था। वो अनुकल्प और लवकुश के साथ साजिश में शामिल था। उसे भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है।
तो ये वो कुल 8 आरोपी हैं जिनकी जानकारी हमने आपको दी है, और इसके अलावा एक और अज्ञात है। वो कौन है और कौन कौन इस पूरे मामले में आगे नप सकता है, ये भी देखना होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी एक्शन में है। लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटैक किया। सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली से भी एक सज्जन अयोध्या आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने भी उनको काफी मौका दिया है, लेकिन उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की भाजपा सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, तो दिल्ली भी ऐसे ही चमकती जैसे कि आज अयोध्या धाम चमक रहा है। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। और अब बात करेंगे मुहर्रम के दौरान हुए उपद्रव की। एमपी से लेकर गुजरात और बिहार तक मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से 40 फीट ऊंचाई पर लटकाकर विस्फोट किया गया, जिसके पीछे के मकसद को पुलिस खोज रही है। बिहार के शिवहर में मुहर्रम की तैयारी के दौरान 2 अखाड़ों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। गुजरात के जामनगर में भी बवाल हुआ, 2 गुटों के बीच ईंट पत्थर चले और मारपीट तक हुई है। तो ये अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, वो बिहार की हो या फिर गुजरात की। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के मातम में हैरान करने वाला मामला सामने आया। बड़नगर इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से लटकाकर हवा में जबरदस्त विस्फोट किया गया। बड़नगर के अडान मोहल्ले में निकाले गए जुलूस के दौरान जमकर स्टंटबाजी की गई। पहले कार को हवा में क्रेन के सहारे लटकाया गया। कार के फ्रंट पर बोर्ड पर लिखकर ये लगाया गया था, लोग फिर आ गए और फिर कार के अंदर जबरदस्त धमाका किया। काफी देर तक पूरा इलाका धमाकों से गूंजता रहा। वहीं इस पूरे मामले में अब एक्शन भी हुआ है। कलेक्टर ने आरोपियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं, यानी कि अब आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान वैन पर 2 लोग खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे और उसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया गया। एक शख्स ने कई ट्यूबलाइट को रस्सियों से बांधकर ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिसमें ट्यूबलाइट तोड़ते हुए वो नीचे जाल पर जा गिरा। रात भर ये स्टंटबाजी करते रहे और इस भीड़ ने लोगों की जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया। क्रेन मालिक और आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तफ्तीश भी जारी है। वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की तलाश में भी पुलिस की टीम दबिश कर रही है। उज्जैन में विस्फोटक प्लान करने वालों पर अब एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी शोएब खान को पुलिस ने दबोच लिया है। शोएब खान ने ही ये पूरी हरकत को प्लान किया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है। वैन पर चढ़कर झंडा लहराने वाले जाहिद खान और तस्लीम खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्रेन मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बाकी दूसरे आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे, बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, विस्फोट करना, इस तरीके से क्रेन से गाड़ी को लटका देना, ट्यूबलाइट के जरिए अपने आप को नुकसान पहुंचाना, स्टंट करना, ये कैसा संदेश दिया जाता है? आपके रिलीजन में कोई रिचुअल है, लेकिन ये तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर यही वजह है कि बीजेपी जो है इसे एक आतंकी साजिश जैसा करार दे रही है। जिस तरीके से
दिल्ली में वैन ब्लास्ट हुआ था, कार ब्लास्ट हुआ था, उसी के तर्ज पर इसे करना बताया जा रहा है। और यही वजह है कि एटीएस इस पर इसके पीछे लग गई है, तमाम जो सुरक्षा विशेषज्ञ लग गए हैं, 3 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। दरअसल इस विस्फोट का मकसद क्या था, जो स्लोगन लिखा हुआ था लो फिर आ गए, इसका मकसद क्या था और विस्फोटक किस प्रकार का था और विस्फोटक दरअसल था क्या, क्योंकि ये तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, दहशत का माहौल दिख रहा है। 40 फीट ऊपर एक वैन लटकाई जाती है और ब्लास्ट होता है, यानी समझा जा सकता है कांच समेत जो लोहे के शार्पनर्स थे वो नीचे जो भीड़ जुलूस निकल रहा था, अगर उस पर लगते तो दर्जनों लोग घायल होते और उज्जैन जो महाकाल की नगरी कहा जाता है उसका नाम एक बार फिर बदनाम होता, चर्चाओं में आता कि एक बड़ी आतंकी घटना हुई है। अगर वो शार्पनेस लगते, ये किस्मत रही कि 40 फीट ऊपर दूर ये ब्लास्ट सुनियोजित ढंग से किया गया, जिसके कारण जो कांच था या जो शार्पनेस थे वो नीचे जो जुलूस हमने देखा भारी तादाद में मौजूद था मुहर्रम का, उनमें से कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि जो तीनों लोग हैं उन पर रासुका की कार्रवाई कर दी गई है। एटीएस समेत तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अब इस लाइन ऑफ एक्शन पर ध्यान दे रही हैं कि क्या ये जो ब्लास्ट है ये सुनियोजित ढंग से किसी गलत गतिविधियों की ओर तो इशारा नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने इशारा किया कि ये एक सामान्य मुहर्रम के जुलूस के दौरान की घटना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती है। ये वैन ब्लास्ट था, ऐसी ही कार ब्लास्ट जो है वो दिल्ली में देखा गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो इलाका है मालवा कहा जाता है मध्य प्रदेश का, उज्जैन जहां आता है, आसपास का ये इलाका सिमी का गढ़ कहा जाता है। नागौर जो रहा है, यहां पर जो है सलमान जागौरी जो सिमी के संस्थापक माने जाते रहे, ऐसे तमाम ये जो है असामाजिक तत्वों का और ऐसी गतिविधियों का केंद्र रहा है जिसे एंटी नेशनल कहा जा सकता है कई मायनों में। तो यही वजह है कि इसको लेकर जो प्रशासन है, शासन है, वो सतर्क हो चुका है कि दरअसल इस तरीके पूरी घटना ने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया और एटीएस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट किया गया ये कहीं ना कहीं कुछ और संदेश देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान कार ब्लास्ट करने को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्री प्लान्ड साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में केस चलाया जाना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये एक तरीके से ये आतंकवादी घटना जैसी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है? देखिए, मुहर्रम के जुलूस में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमारी सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। मुहर्रम का जुलूस आप शांति से निकालिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, दाएं बाएं से छतों पर भी लोग खड़े होकर देख रहे हों, वहां क्रेन पे 40 फीट हाइट पर एक मारुति वैन लटकाओ, उस मारुति वैन में ना जाने कौन सा बम आपने डाला है, ग्रेनाइट डाला है, दूसरे बम डाले और उसको विस्फोट करके उड़ाया जाए। ये कुल मिलाकर उज्जैन की शांति प्रिय जनता, जहां लाखों लोग प्रतिदिन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, देश भर से और विदेश से भी नागरिक आते हैं, वो इस बात को लेकर दहशत में हैं कि आखिर ये कौन सा विस्फोट है। और ये विस्फोट के एक तरह से शांति का विस्फोट नहीं कहा जा सकता, ये किसी तरह से जुलूस में आतिशबाजी नहीं कहा जा सकती, बल्कि ये सोची समझी आतंकवादी घटना जैसी प्लानिंग है, सुनियोजित प्लानिंग है। और इसलिए हमने उज्जैन पुलिस को, उज्जैन एसपी को यह आग्रह पूर्वक कहा गया है कि डंडा चलाइए, केवल 3 नहीं, अगर 30 और 300 भी गिरफ्तारी करनी पड़े तो करो। ये रासुका इन पर लगाओ, जिला बदर की कार्रवाई के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई इन पर करो, अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई इन पर करो। और ये इनके सूत्र कहीं आतंकवादियों से, सिम्बी से कहीं जुड़े तो नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना से यह प्रतीत होता है कि हाल ही में जो दिल्ली के लाल किले के पास जो घटना घटित हुई थी, एक कार में बम विस्फोट हुआ था, उसी योजना से सुनियोजित घटना लग रही है। और इसलिए हम मुहर्रम के जुलूस वालों से नहीं, लेकिन जुलूस में यह घटनाक्रम किया है, उनकी ठुकाई होगी, कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी। और यह बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश की धरती पर और देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चल रहा है। हम किसी भी कीमत पर किसी को भी दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। रामेश्वर जी, लिखा हुआ था उस वैन पर लो फिर हम आ गए, क्या कहेंगे जो ये लिखा? उज्जैन में कौन से मर गए थे तो तुम आ गए थे ना? उज्जैन में तुम्हें रखा था, तुम्हें क्या परेशानी? लो हम फिर आ गए, लो तो बाबा साहब अंबेडकर का कानून का डंडा आ गया, पुलिस आ गई। भाई, आपको किसी से देश से ईर्ष्या है तो हमसे तो नहीं है ना। आपकी अमेरिका इजराइल से ईर्ष्या है तो वहां जाकर विस्फोट करो ना, वहां जाओ,
वहां लड़ो मरो, लेकिन यहां शांति के मध्य प्रदेश में जहां पर आपको नमाजें पढ़ने की छूट है, जहां पर आपको ईद मनाने की छूट है, जहां पर आपको कुरान पढ़ने की छूट है, जहां लाखों लोग बाहर से विदेशी दर्शक के रूप में आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, वहां आप बम विस्फोट करोगे, 40 फीट हाइट पे ले जाकर मारुति वैन टांग कर करोगे, खुदा ना खास्ता कोई बम विस्फोट में आगजनी हो जाती, आसपास में जो 1000-1200 लोग थे जो देख रहे थे, जुलूस में चल रहे थे, उनमें से 10-20-25 लोग मर जाते, तो इसकी जवाबदारी किसकी होती? बिहार के शिवहर में भी मुहर्रम की रिहर्सल पर जबरदस्त तांडव हुआ। एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। अलग अलग अखाड़ों की प्रैक्टिस और जुलूस निकालने की तैयारी में पत्थरों की बारिश होने लगी। इलाके के इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़ा के उपद्रवी एक दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते बीच सड़क लाठी डंडों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। ये लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग घायल भी हुए। एक दूसरे को रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। 75 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही। बवाल के दौरान का कई वीडियोस भी सामने आए हैं। करीब 200 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते नजर आए, एक दूसरे पर अंधाधुंध प्रहार करते रहे। बताया जा रहा है कि पहले ही इस्लामिया और मंसूरिया अखाड़ा के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती रही। दोनों पक्षों के बीच हर साल मुहर्रम के जुलूस को लेकर तनाव बना रहता है। शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कुल 45 लोगों को नामजद किया है। एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी गई है। वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है। बाकी और आरोपियों की पहचान कर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फिलहाल हालात कंट्रोल में है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स और टीम स्पॉट और आसपास के इलाकों में तैनात है। तलवार चला के मारा था उस साइड से। अच्छा, चक्की मंसूरी अखाड़ा वार्ड नंबर 8। लाठी चलाते हुए वो लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि 2 दिन डीजे अपना स्पीकर बंद कर दिए, अपने बाजा को हम लोग बंद कर दिए कि नहीं जाइए। लेकिन कितना दिन बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, ये भी एक मैटर है। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठियों की चलाए है, बच्चे लोगों को लगाया, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किया। पत्थरबाजी भी है। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है। पुलिस फोर्स इलाके में दबिश दे रही है। आरोपी की निशानदेही और तलाशी अभियान जारी है। आज मुहर्रम को लेकर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। ये आपस में मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान 2 अखाड़ा के बीच में कहासुनी हुई है, उसी में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई किया जाएगी। बात गुजरात की भी करते हैं। गुजरात के जामनगर में भी ताजिया के जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर बरसाए जाने लगे, जिससे बिदेश्वर इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच पथराव और हाथापाई होती रही। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस का एक काफिला तुरंत मौके पर पहुंचा और सिचुएशन को किसी तरीके से कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक मुहर्रम के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई, लेकिन यूपी में मुहर्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। आज सीएम योगी ने देवरिया जिले से उत्पात करने वालों को सीधी वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने कहा कि आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उत्पात नहीं कर सकता और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा। जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफियाग्रस्त बना दिया था, दंगाग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे, पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है।
कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। यूपी के फिरोजाबाद में मुहर्रम के जुलूस से पहले ताजिए की हाइट को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसपी अनुज चौधरी की अगुवाई में इलाके के कई ताजिया की ऊंचाई की नपाई की गई और 10 फीट से ज्यादा ऊंचे ताजिए की हाइट कम करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में ताजिए की कुल ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन इसे अधिकतम 10 फीट तक ही सीमित रख रहा है, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल है। फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी ने अलग अलग जगहों पर निरीक्षण किया। खुद नापने वाले फीते से अनुज चौधरी ने ताजियों की ऊंचाई चेक की और जहां भी ज्यादा ऊंचाई वाले ताजिए पाए गए उसे कम करने के निर्देश दिए गए। कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है, और ताकि आगे ऊपर बिजली के तारों में लग के कोई इस तरह की घटना ना हो जो शायद पूर्व में हुई है। इसका सख्ताई से पालन किया जा रहा है, और जहाँ हमें ताजिए बड़े या छोटे मतलब सूचना आ रही है, उनको छोटा किया भी कराया जा रहा है, और पूर्ण रूप से एक शांतिपूर्वक माहौल में ये मुहर्रम का त्यौहार जो है संपन्न हो सके, उसके लिए सब कुछ किया जाए। क्या ताजिया की लंबाई भी नापी गई है क्या? लंबाई यहाँ 1-2 जगह जैसे बताया गया था, जहाँ मानक से ज़्यादा ऊंचे थे तो उनको बताया गया वही आपको 6 फुट या 7 फुट की ऊंचाई और टोटल 10 फुट जमीन से लेके ऊपर तक ये बताया गया। क्योंकि कुछ जो जुलूस में लोग शामिल होंगे कल, जैसे इकट्ठे डायरेक्ट शामिल होते हैं, उनके लिए भी यही है कोई लंबा ताजिया या जुलूस लेके उसमें शामिल ना हो, क्योंकि एक मानक है, आगे बिजली के तार है ऊपर, तो उसके बाद 10 फुट से ऊपर कोई भी नहीं होगा।